हम लोग इस लेक्चर में बात करेंगे 1857 के रिवोल्ट के बारे में। 1857 के रिवोल्ट के बारे में। अगर हम लोग बात करें 1857 के रिवोल्ट के, तो ये इंडियन हिस्ट्री में एक वाटरसेड था, एक रेडिकल चेंज लाया, एक बहुत बड़ा चेंज लाया इंडियन हिस्ट्री में। और इस रिवोल्ट ने नेशनल कंसियंस को पूरी तरह से हिला के रख दिया। इस रिवोल्ट ने कई लोगों को यूनाइट भी किया, और इस रिवोल्ट में फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन जो होने वाला था इंडियन नेशनल मूवमेंट के, उसमें एक बहुत बड़ा, बहुत अहम योगदान दिया। ये रिवोल्ट इंडियन हिस्ट्री का वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रिवोल्ट में से है। अगर हम बात करें इस रिवोल्ट को लेकर, तो डिफरेंट पर्सपेक्टिव है इस रिवोल्ट को लेकर। कुछ लोगों ने इस रिवोल्ट को एक सेपॉय मुटनी कहा, मतलब सैनिकों का विद्रोह कहा, और कुछ लोगों ने इसको फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस कहा। अगर हम लोग बात करें सेपॉय मुटनी, तो इस रिवोल्ट को लेकर दो प्रकार की धारणाएं थी लोगों के अंदर। एक धारणा ये थी कि कुछ लोग इसे सेपॉय मुटनी कहते थे कि ये कोई नेशनल मूवमेंट नहीं है, नेशनल फ्रीडम स्ट्रगल नहीं है, बल्कि सैनिकों का अपना विद्रोह है जो कि रीजन्स की वजह से हुआ है। सेपॉय मुटनी कहने में जैसे आरसी मजुमदार थे, उसमें के फेमस राइटर सैयद अहमद खान और जॉन लॉरेंस एक्सेट्रा। तो ऐसे कुछ लोगों ने इसे 1857 के रिवोल्ट को सेपॉय मुटनी कहा। आरसी मजुमदार, सैयद अहमद खान, जॉन लॉरेंस। और कुछ लोगों ने इसको फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस कहा। अगर हम लोग बात करें फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस किसने कहा, तो वीडी सावरकर ने इसे कहा कि ये फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस है। दूसरा बात करें तो कार्ल मार्क्स ने कहा, और एक और एग्जांपल है तो बेंजामिन डिसरेले ने कहा। तो इस रिवोल्ट को, जो कि इंडियन हिस्ट्री का एक वाटरसेड मूवमेंट कहा जाता है, जिसने पूरे नेशनल कॉन्शियंस को शेक करके रख दिया, और जिसने फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन में जो इंडियन नेशनल मूवमेंट का होने वाला था उसको डिसाइड किया। तो उस रिवोल्ट को लेकर दो प्रकार की धारणाएं थी, दो प्रकार के पर्सपेक्टिव थे। कुछ लोगों ने इसे सेपॉय मुटनी माना, जिससे कि आरसी मजुमदार, सैयद अहमद खान, जॉन लॉरेंस, और कुछ लोगों ने इस रिवोल्ट को फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस को माना, जिसमें बीडी सावरकर जी थे, कार्ल मार्क्स थे, बेंजामिन डिसरेले थे। तो ये पर्सपेक्टिव था 1857 के रिवोल्ट को लेकर। हम इसके बारे में डिटेल से आगे पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं, अगर कोई रिवोल्ट होता है तो सबसे पहले उसको उस रूट क्या है उस रिवोल्ट का, उस क्या कारण है, रीजन क्या है, काज क्या है इस रिवोल्ट के होने का। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं कि 1857 के रिवोल्ट का कारण क्या था। ये एक जनरल इंट्रो था जो मैंने दिया। अब हम लोग पढ़ते हैं कि काजेस क्या थे इस रिवोल्ट के। अगर हम लोग बात करें काजेस की, इस रिवोल्ट की काजेस, तो थोड़ा जगह ज्यादा चाहिए, हम लोग मिटा के ऊपर से लिखते हैं पूरा, जिससे समझ में आए कि काजेस कई थे। काजेस क्या क्या थे, तो जनरली अगर हम इस कॉजेस को सब डिवाइड करें तो हमें इसको 5 टाइप में डिवाइड कर सकते हैं। 1, 2, 3, 4 and 5. There are 5 types of causes that resulted into 1857 revolt. तो सबसे पहला कॉज जो था वो था पॉलिटिकल इन नेचर। दूसरे काज की बात करें
तो हम कह सकते हैं इकोनॉमिकल इन नेचर था, इकोनॉमिक कॉज था। तीसरे की बात करें तो सोशियो रिलीजियस था। जनरली कहीं भी कोई कॉजेज आया है हिस्ट्री में, कहीं भी कोई क्वेश्चन आता है जहां पे कॉजेज पूछता है, तो आप इन सब जो पार्ट्स हैं इनको यूटिलाइज करिए कि पॉलिटिकल काज क्या हो सकते हैं किसी भी रिवोल्ट या किसी भी मूवमेंट के, इकोनॉमिक काज क्या हो सकते हैं, सोशियो रिलीजियस काज क्या हो सकते हैं। और इस केस में एक काज और था, वो था मिलिट्री के रीजन थे, मिलिट्री रिलेटेड काज था। और लास्ट में आप लोग जरूर लिखिए कि इमीडिएट काज क्या था। मतलब ये सब कॉजेस तो एक लॉन्ग पीरियड के टाइम से चलते आ रहे होंगे, लेकिन कुछ कॉज ऐसा रहा होगा जो बहुत इमीडिएट रहा होगा, जिसके कारण ही जो सिमरिंग डिस्कंटेंट रहता है वो एक वाइडर पिक्चर में आता है, एक वाइडर प्लेटफॉर्म पे आता है। वो कारण सदैव इमीडिएट कॉजेस होते हैं। तो हम लोग वन बाय वन एक को पढ़ते हैं, मैं छोटा छोटा यहीं लिख दे रहा हूँ, बाकी आप उसको डिटेल में अपनी कॉपी में लिख सकते हैं। तो पॉलिटिकल कास्ट की बात करें सबसे पहले, तो सबसे पहले जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल कास्ट था वो था डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, अब मैं बताता हूं इसके बारे में। डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स क्या था कि 1856 में ये डॉक्ट्राइन आया था, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। ये है हड़प नीति का सिद्धांत। तो इसमें होता क्या था कि जिन राजा या रानी, मान लीजिए जिनके राजा नहीं है, रानी वह खत्म हो गए हैं, तो जिन राजा या रानी के उनके बायोलॉजिकल सन नहीं होते थे, मतलब हेरिडिटी सन नहीं होते थे, तो उनके साम्राज्य को ब्रिटिश एम्पायर में मर्ज कर दिया जाता था। तो इस कारण से कई साम्राज्य ऐसे थे जिनके बायोलॉजिकल सन नहीं थे, बायोलॉजिकल सक्सेसर नहीं थे, बायोलॉजिकल हीयर्स नहीं थे, उनके साम्राज्य को क्या किया था, लैप्स कर दिया था। लैप्स मतलब उनके साम्राज्य को हड़प के मर्ज किया दिया जाता था ब्रिटिश एम्पायर में। जैसे इसका एग्जांपल था झांसी, फेमस आपने सुना होगा, उसके साथ सजतपुर था, सतारा था, जैतपुर था, संभल था। तो ऐसे कई एग्जांपल थे जिनको डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के तहत, कई राज्य ऐसे थे जिनको डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के तहत मर्ज कर दिया गया ब्रिटिश एम्पायर में। तो एक ये भी रीजन था डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स का। दूसरा रीजन था सब्सिडरी अलायंस। तो इसके तहत क्या होता था कि ब्रिटिश जो ब्रिटिश टेरिटरीज थी या ब्रिटिश सेटलमेंट्स थे, वो फोर्स करते थे इंडियन प्रोविंसेस को या इंडियन प्रिंसेस वाले स्टेट को कि आप सब्सिडरी अलायंस को ज्वाइन करिए। सब्सिडरी अलायंस जो कॉन्सेप्ट है या जो सिस्टम है, ये लाया था लॉर्ड वेल्सली ने। तो इसके तहत क्या होता था, कई राज्यों को फोर्स किया जाता था कि आप सब्सिडरी अलायंस पॉलिसी जो थी उसको आप ज्वाइन करें। उसके कुछ प्रोविजंस थे जो हम लोग आगे लेक्चर में बात करेंगे कि सब्सिडरी अलायंस के क्या क्या प्रोविजंस थे, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के क्या क्या प्रोविजंस थे, और एक ऐसे आया था पैरामाउंटेंसी का कॉन्सेप्ट लाया था, पैरामाउंटेंसी का प्रोविजन आया था। तो उसके बारे में बात करेंगे कि आइसोलेशन वाले कॉन्सेप्ट के बारे में बात करेंगे, सबके बारे में डिटेल बात करेंगे। तो अभी हम समझते हैं केवल इतना कि सब्सिडरी अलायंस के तहत भी, जो कि लॉर्ड वेल्सली द्वारा दिया गया था, उसके तहत भी कई जो ब्रिटिश इंडियन प्रोविंस है उनको ज्वाइन करना पड़ता था ब्रिटिश प्रोविंस के सब्सिडी अलायंस पॉलिसी को। तो सब्सिडी अलायंस पॉलिसी भी एक रीजन थी। तीसरा बात करें तो मराठा को पेंशनर बना दिया गया था। तो तीसरा कारण यह था कि मराठा को पेंशनर बना दिया गया था, मतलब उनसे उनका साम्राज्य, उनकी राजगद्दी लेकर उन्हें पेंशन पे, उनके जो मराठा के पेशवा हुआ करते थे उनको पेंशनर कर दिया गया, क्योंकि उनको ब्रिटिश के द्वारा पेंशन दी गई थी और उन्हें पुणे में शिफ्ट कर दिया गया था। वो पुणे में रहने लगे थे और उनके सारे राजपाट, राजगद्दी को छीन लिया गया था पेशवा के वहां के। चौथा कारण था कि अवध को मर्ज कर दिया गया था ब्रिटिश एम्पायर में। ब्रिटिश में किसके बेसिस पे, गुड गवर्नेंस के बेसिस पे। अवध का जो प्रोविंस था उसे मर्ज कर दिया गया था ब्रिटिश प्रोविंसेस में, या ब्रिटिश एम्पायर जो इंडिया में एग्जिस्ट करता था, किसके बेसिस पे,
गुड गवर्नेंस के बेसिस पे कि यहाँ पे गुड गवर्नेंस नहीं हो रहा है, चारों तरफ केओस है और ये सक्षम नहीं है, कम्पिटेंट नहीं है अवध के नवाब गवर्न करने के लिए अवध को। और इस बेसिस पे ब्रिटिश का ने पूरा जो अवध एरिया थी, अवध की जो पूरा प्रोविंस था, उसको मर्ज कर दिया ब्रिटिश एम्पायर में, ब्रिटिश प्रोविंसेस में कंट्रोल कर लिया ब्रिटिश के। अगली बात करें तो जो सक्सेसर थे बहादुर शाह जफर के, सक्सेसर ऑफ बहादुर शाह जफर, उनको फोर्स किया गया कि वो अबेंडन कर दें रेड फोर्ट को, अबेंडन रेड फोर्ट, और रहे कहां, अबेंडन कर दे रेड फोर्ट को और रहे कहां, कुतुब मीनार में। तो इससे क्या हुआ कि जो मुगल के लॉयल लोग थे उनको भी ये चीजें एजिटेट कर रही थी, उनको भी ये चीजें गलत लग रही थी। तो ये पॉलिटिकल रीजन थे, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, सब्सिडियरी अलायंस, मराठा को पेंशनर करना, अवध को गुड गवर्नेंस के बेसिस पे मर्ज कर देना, और सक्सेसर ऑफ बहादुर शाह जफर को अमेंडमेंट करने के लिए कहा गया रेड फोर्ट को, और कहा गया कि आप कुतुब मीनार में रहें। तो ये तो था पॉलिटिकल रीजन। अगर हम बात करें इकोनॉमिक रीजन, तो सबसे बड़ा इकोनॉमिक रीजन जो था वो था कि जो हैंडलूम इंडस्ट्री थी, हैंडलूम इंडस्ट्री थी लोकल इंडिया की, इसको क्या कर दिया गया, डी इंडस्ट्रियलाइज कर दिया गया। डी इंडस्ट्रियलाइज मतलब कि इस पे रिस्ट्रिक्शन लगा दी गई हैंडलूम इंडस्ट्रीज की। जो इंडिया की हैंडलूम इंडस्ट्री थी, कॉटन इंडस्ट्री थी, उसको डी इंडस्ट्रियलाइज कर दिया गया। ये एक बहुत मेजर रीजन था, जिससे क्या हुआ कि जो यहाँ की पॉपुलेशन थी वो विशियस साइकिल ऑफ पॉवर्टी में फंसने लगी। क्यों? क्योंकि उनके पास अर्निंग नहीं होती थी, फैक्ट्री मेड गुड्स जो ब्रिटिश आते थे वही यहाँ सेल होते थे, और इंडियन हैंडलूम इंडस्ट्री के जो प्रोडक्ट रहते थे उसमें बैन लगा दिया गया, रिस्ट्रिक्शन लगा दिया गया, और वो यहाँ पे सेल किए नहीं जा सकते थे इंडिया में। तो एक ये रीजन था। दूसरा रीजन था रिस्ट्रिक्शन ऑन यूज ऑफ रिसोर्सेज, मतलब इंडिया के हो के आपके पास इंडियन रिसोर्स को यूज करने का पावर नहीं था। रिस्ट्रिक्शन ऑन यूज ऑफ रिसोर्सेस, जो इंडियन रिसोर्स हैं आप उनको नहीं यूज कर सकते थे बिना ब्रिटिश के परमिशन के। तो ये रीजन था। तीसरा रीजन जो इंपॉर्टेंट था वो था ड्रेन ऑफ वेल्थ, मीन्स जो यहाँ के वेल्थ है, जो यहाँ का रिसोर्स है, उसका ड्रेन कहाँ हो रहा था, उसको कहाँ ले जाया जा रहा था, ब्रिटिश में, वहां के डेवलपमेंट में उसको इन्वेस्ट किया जाता था। यहाँ से रॉ मटेरियल ले जाया जाता था कम चीपर रेट पे, वहां से फैक्ट्री मेड गुड्स यहाँ वापस लाके हाई कॉस्ट पे सेल कर दिया जाता था। और साथ ही साथ जो कस्टम ड्यूटी थी उसको बहुत ज्यादा बढ़ा दी गई थी। जो इंडियन गुड्स थे उसके ऊपर जो कस्टम ड्यूटी लगती थी उसको बहुत ही ज्यादा बढ़ा दी गई थी। तो ये था आपका चौथा कारण। तो चार इकोनॉमिक कारण थे। पहला था हैंडलूम इंडस्ट्री को डी इंडस्ट्रियलाइज कर दिया गया, डी इंडस्ट्रियलाइज, हैंडलूम इंडस्ट्री को डी इंडस्ट्रियलाइज कर दिया गया। इंडियन रिसोर्सेज पे इंडियंस को यूज करने पर रिस्ट्रिक्शन लगा दिया गया। इंडियन वेल्थ को ड्रेन किया था ब्रिटिश में, इंग्लैंड में, और साथ ही साथ कस्टम ड्यूटी जो है इंडियन प्रोडक्ट पर बहुत ज्यादा बढ़ा दी गई। तो ये तो था इकोनॉमिक रीजन। अब सोशियो रिलीजियस रीजन हम लोग समझते हैं। मैं थोड़ा इसको मिटा दे रहा हूं जिससे आप लोग दिख गया है, समझ जाए। सोशियो रिलीजियस की बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट इसमें था कि ब्रिटिश ने कुछ प्रोग्रेसिव स्टेप लिए कि जो भी इविल प्रैक्टिसेस इंडिया के सोशल प्रैक्टिसेस में इन्वॉल्व थे, जैसे सती प्रथा थी, डाउरी सिस्टम था, विडो रीमैरिज को बढ़ावा दिया, और जो इविल प्रैक्टिसेस थी उसको खत्म किया, उसको अबॉलिश किया। जैसे विलियम बेंटिंग ने सती प्रथा खत्म किया। तो इन सब स्टेप की वजह से जो ट्रेडिशनल माइंडसेट वाले लोग थे, जो ऑर्थोडॉक्स थे, उनको लगने लगा कि ब्रिटिश जो है उनके जो ट्रेडिशनल कल्चर है, ट्रेडिशनल कस्टम है, उसमें इंटरफियर कर रहा है। तो उससे भी लोगों के अंदर एजिटेशन हुआ, लोगों के अंदर एक जो मतलब भावना उठी विद्रोह की, क्योंकि उन्हें लगता था कि ब्रिटिश जो है उनके ट्रेडिशनल कस्टम्स और कल्चर में इंटरफियर कर रहा है। तो पहला रीजन ये था कि जो एबोलिशन हुआ, एबोलिशन ऑफ इविल प्रैक्टिसेस
एवोल्यूशन ऑफ जो इविल प्रैक्टिसेस हुआ वो भी एक कारण था, जिसके कारण इस रिवोल्ट को एक शेप दिया, वो भी एक रीजन था। सेकेंड रीजन आपका था टैक्स ऑन एंट्री इन मॉस्क्यूज एंड टेम्पल्स। मतलब मस्जिद और मंदिर में एंट्री करने के लिए, प्रवेश करने के लिए इंडियंस के ऊपर टैक्स लगा दिया गया कि अगर आप मंदिर और मस्जिद में एंट्री कर रहे हैं, मंदिर मस्जिद में आप पूजा करने जा रहे हैं, आप अपनी भगवान के प्रति आप अपनी जो संवेदना मतलब याचनाएं हैं लेके जा रहे हैं, तो आपको उसके लिए टैक्स पे करना होगा। तो उससे भी इंडियन पॉपुलेशन जो था, उस समय के लोग इंडियन जो थे, उनके पास इतने पैसे भी नहीं थे, और प्लस भगवान उनके लिए एक इमोशनल था, तो उसके कारण भी वो उनके अंदर एक विद्रोह की भावना जागृत हुई। तीसरा रीजन ये था कि बैन कर दिया गया, रिस्ट्रिक्शन लगा दिया गया ऑन वियरिंग ऑफ सेक्टेरियन मार्क्स या सिंबल्स। सेक्टेरियन मार्क्स मतलब कि सेक्टेरियन मार्क्स, जैसे लोग पगड़ी पहनते थे, लोग दाढ़ी रखते थे, लोग तिलक लगाते थे, तो ऐसे जो सेक्टेरियन मार्क्स थे उनके ऊपर उनको सिंबल्स जो ऐसे थे उनको पहनना, या उनको ऐसे सिंबल जो सिग्निफाई करते थे सेक्टेरियन कम्युनिटीज को, उसको बैन कर दिया गया, उसमें रिस्ट्रिक्शन लगा दिया। मतलब कोई पगड़ी नहीं पहन सकता था, दाढ़ी रखने में अलाउ नहीं किया जाता था, और मार्क रखने पे, तिलक लगाने पे भी बैन कर। जैसे सेक्टेरियन में आपका हो गया वियर्ड हो गया, पगड़ी हो गई जो, और ये सिंबल जो होता था तिलक वाला, तो तिलक, टर्बन और बियर, इन सब चीजों को रखने के लिए रिस्ट्रिक्शंस लगा दी गई। मिलिट्री काजेस क्या क्या थे? तो सबसे पहले इसमें एक काज था जनरल सर्विस इनलिस्टमेंट एक्ट, अब इसके तहत क्या होता था? इसके तहत ये होता था कि जो भी नए लोग अपॉइंट होते थे, जो भी न्यू रिक्रूटमेंट होता था, उन्हें अब कुछ सालों के लिए शुरुआत में ओवरसीज ड्यूटी दी जाने लगी। मतलब इंडिया के बाहर जो नए लोग रिक्रूट होते थे मिलिट्री में या फोर्सेस में, उनको कुछ सालों के लिए बाहर ड्यूटी देना कंपलसरी कर दिया गया। दूसरा था पोस्ट ऑफिस एक्ट 1854। इसके तहत क्या हुआ कि जो टेलीग्राफ सिस्टम था, जो पोस्ट ऑफिस में टेलीग्राफ भेजे जाते थे, पहले वो फ्री हुआ करता था, फ्री ऑफ कॉस्ट होता था फोर्सेस के लिए, मिलिट्री के लिए, जो वहां पे सोल्जर्स होते थे। लेकिन जब ये पोस्ट ऑफिस एक्ट 1854 आया तो इसने उस पर चार्ज इम्पोज करना शुरू कर दिया गया। तो तीसरा था कि जो डिस्क्रिमिनेशन होता था, डिस्क्रिमिनेशन ऑफ इंडियन सोल्जर्स, तीसरा रीजन ये था कि इंडियन सोल्जर्स और ब्रिटिश सोल्जर्स का इक्वल ट्रीटमेंट नहीं होता था। उनकी सैलरी में डिफरेंसेस थे, उनके अलाउंसेस में डिफरेंसेस थे, उनके इमोलुमेंट्स में डिफरेंसेस थे। मतलब उनको एक दूसरे को इक्वल ट्रीटमेंट नहीं किया जाता था। जो ब्रिटिश के हेड्स होते थे, जो ब्रिटिश मिलिट्री डिपार्टमेंट के हेड मतलब सीनियर ऑफिसर्स होते थे, वो इक्वल ट्रीट नहीं करते थे, या ब्रिटिश द्वारा इक्वल सैलरीज नहीं दी जाती थी, इक्वल एमोलुमेंट्स नहीं दिए जाते थे, इक्वल अलाउंसेस नहीं दिए जाते थे, इक्वल सुविधाएं नहीं दी जाती थी। ये भी एक रीजन था जो जिसने मतलब रिवोल्ट को जन्म दिया। तो 3 रीजन ये। चौथा रीजन ये था डिसकंटिन्यूएशन ऑफ ओवरसीज भत्ता। पहले क्या रहता था कि जो इंडियन सोल्जर्स इंडिया के बाहर आउटसाइड कहीं जाते थे किसी भी मिशन पर या ड्यूटी पर, तो उन्हें ओवरसीज भत्ता दिया जाता था। लेकिन अब क्या हुआ कि वो ओवरसीज भत्ता को खत्म कर दिया गया।
तो इससे भी जो सोल्जर्स में एक विद्रोह की भावना, एक रिवोल्ट की भावना, एक मुटनी की भावना जागृत रही, उनके अंदर भी इस लेकर एक डिस्कंटेंट था। तो ये मिलिट्री कारण था जिनके अंदर, जिसके कारण सोल्जर्स के अंदर भी बहुत ज्यादा डिस्कंटेंट था। जनरल सर्विस इन्वेस्टमेंट एक्ट, जिसके तहत अब उन्हें शुरू की कुछ ड्यूटी ओवरसीज करनी थी। पोस्ट ऑफिस एक्ट 1854, जिसमें उनका जो फ्री पोस्ट होता था, टेलीग्राफ सिस्टम था, उसको एंड कर दिया गया। डिस्क्रिमिनेटरी नेचर था सैलरी को लेकर, अलाउंसेस को लेकर इंडियन सोल्जर्स के लिए, और डिसकंटिन्यू कर दिया गया जो ओवरसीज भत्ता था, जो आउटसाइड कार्य करने पर उनको, मतलब पोस्टिंग पर जो ओवर कुछ अलग से भत्ता मिलता था, अलग से अलाउंस मिलता था, उसको खत्म कर दिया गया। तो ये था मिलिट्री कास्ट। और लास्ट में हमारा आता है इंटरमीडिएट कास्ट। दो इंटरमीडिएट कास्ट थे। पहला की मिक्सिंग ऑफ बोन डस्ट इन आटा या फ्लोर, और दूसरा कारण था इंट्रोडक्शन ऑफ इनफील्ड राइफल्स। देखिए पहला क्या बताता हूं मैं, एक एक एक्सप्लेन करता हूं। एक ये र्यूमर था कि जो फ्लोर है, जो आटा जिससे कि रोटियां बनती थी सोल्जर्स की, उसमें बोन डस्ट को मिलाया जा रहा है, बोन को मतलब पीस कर उसके जो पार्टिकल्स हैं उसको फ्लोर में मिलाया जा रहा है। तो एक र्यूमर ये था कि उनके आटे में बोन डस्ट मिलाया जा रहा है, जिससे जो डिस्कंटेंट था, जो सोल्जर्स के अंदर एक मुटनी वाला जो इमोशन था, वो मतलब और तेज हो गया। उसने जो सिमरिंग डिस्कंटेंट था, मतलब कि जो धीरे आंच पे पक रहा विद्रोह था, वो एक ओपन प्लेटफॉर्म में आने के लिए प्रॉपर स्टेज दे दिया। तो ये इमीडिएट कास्ट पहला था। दूसरा इमीडिएट पहला कास्ट था कि इनफील्ड राइफल्स। तो ब्रिटिश ने क्या किया, मैं बताता हूँ उसके बारे में, कि ब्रिटिश ने इनफील्ड राइफल्स इंट्रोड्यूस किए, जो मॉडर्न राइफल्स थे उस समय के। तो उस समय एक र्यूमर फैला कि जो इनफील्ड राइफल्स के कैट्रिजेस है, मतलब जो राइफल्स होती है उनमें ओपन करने के लिए ऐसे है, जैसे इसको ओपन करेंगे तो ये जो कैट्रिजेस हैं वो जो है बीफ के, मतलब काऊ और क्या बोलते हैं, सुअर को उसको बोलते हैं, तो उससे बना हुआ है। तो मतलब गाय के मांस और सुअर के मांस से बना हुआ है। जबकि गाय जो है हिंदू में पवित्र कंसीडर की जाती है, सेक्रेड कंसीडर की जाती है, और सुअर टैबू कंसीडर किया जाता है मुस्लिम में। और सबसे बड़ी बात ये थी कि उस कॉर्ट्रिजेस को बीटन ऑफ, मतलब खोला जाता था मुंह से। जब मुंह से खोला जाता था, माउथ से, तो इससे एक समस्या ये कि भाई उनके अंदर वो पवित्र था, तो उसको खोलना उनके लिए नामुमकिन था, और उनके लिए वो टैबू था, तो मुस्लिम्स के लिए तो भी एक समस्या थी। तो इसलिए ये बहुत बड़ा रीजन बना कि रिवोल्ट को एक प्रॉपर शेप देने में, जो रिवोल्ट लोगों के अंदर केवल आंतरिक, मतलब इनर रिवोल्ट था, उसको एक आउटर प्लेटफॉर्म देने के लिए सोल्जर्स के, खासकर सोल्जर्स के अंदर जो विद्रोह सबसे पहले शुरू हुआ, इन्हीं दो कारणों से हुआ कि उनके आटे में बोन डस्ट मिलाया गया है, और जो कार्ट्रिजेस हैं इनफील्ड राइफल्स की, जिसको बीटन ऑफ माउथ, मतलब मुंह से खोला जाता है, उस वो किसकी बनी हुई है, गाय और सुअर के मांस से, मतलब पिग और काऊ के मांस से बनी हुई मसल। तो ये रीजन था, जो मेन रीजन था। और गाय जो है वो पवित्र मानी जाती है हिंदूज में, जबकि सुअर टैबू कंसीडर किया जाता है। तो इससे क्या हुआ कि एक लोगों के अंदर बहुत तेजी से ये अफवाह फैली, डिस्कंटेंट फैला, और उसके बाद 1857 का रिवोल्ट जो है मेरठ से मेनली शुरू होता है। उसके पहले कुछ छोटे स्तर पर रिवोल्ट होते हैं, लेकिन वो इतने बड़े नहीं होते, लेकिन मेन रिवोल्ट जो है वो मेरठ से शुरू होता है, इन सब कारणों की वजह से, दैट इज पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशियो रिलीजियस, मिलिट्री एंड इमीडिएट। दीज ऑल आर द कॉजेस that are responsible for the 1857 revolt. So many causes. Thank you very much for the causes. अब हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे इस causes ने कैसे, मतलब कि ये जो प्रोग्रेस कैसे हुआ, ये रिवोल्ट कैसे स्टार्ट हुआ, मतलब सबसे पहले कहाँ पे हुआ, फिर कैसे कैसे प्रोग्रेस किया आगे, इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या क्या हुए, इसका नेचर कैसे था, इसमें कौन कौन लोगों ने, इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज ने पार्टिसिपेट किया, क्या क्या उनके कंट्रीब्यूशन थे, और इस रिवोल्ट के बाद कैसे जो क्वीन विक्टोरिया का अपना शासन शुरू होता है, ब्रिटिश का डायरेक्ट कंपनी रूल का एंड होता है, इन सब चीजों के बारे में अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच।